हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर के अवलाक्षणिक वक्र के बारे में, यानी ट्रांजिस्टर का हम लोग विन्यास पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर परिपथ में कितने विन्यास होते हैं उनके बारे में। हालांकि 3 टाइप के विन्यास होते हैं ट्रांजिस्टर परिपथ के, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, आधार, उत्सर्जक, संग्राहक। इन तीनों में से कोई उभयनिष्ठ रख करके हम लोग ट्रांजिस्टर परिपथ का कॉन्फ़िगरेशन यानी कि विन्यास बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग को 3 में से वो विन्यास पढ़ना है, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़नी है, वो अभिलाक्षणिक गुण पढ़ना है, जिसमें उत्सर्जक जो है वो आधार और संग्राहक के बीच में उभयनिष्ठ हो। ठीक है ना। तो उत्सर्जक को उभयनिष्ठ करके हम लोग उसकी 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। यानी निवेशी और निर्गत के बीच में जो है उत्सर्जक को उभयनिष्ठ किया जाता है। तो एक पोर्शन जो बाएं साइड वाला होता है उसको हम लोग निवेशी कहते हैं, और जो दाएं वाला होता है उसको आउटपुट कहा जाता है, यानी निर्गत कहा जाता है। निर्गत परिपथ और एक निवेशी परिपथ। तो 2 परिपथ होता है। तो दोनों परिपथ के बारे में हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, उसका ग्राफ खींचना है। इसको हम निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहेंगे, और जिसमें उत्सर्जक क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों के बीच उभयनिष्ठ होगा। ठीक है ना। तो हेडिंग हमारी रहेगी ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास। ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास। ट्रांजिस्टर परिपथ के क्या है, विन्यास। ठीक है ना। तो हम जैसा कि जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, आधार, उत्सर्जक, संग्राहक। ठीक है ना। तो अगर हमें निवेशी और निर्गत संयोजन में क्या होता है, निवेशी और निर्गत का संयोजन हम इस प्रकार से करते हैं कि इनमें से कोई एक उभयनिष्ठ हो, या आधार हो, चाहे उत्सर्जक हो, चाहे संग्राहक हो। ठीक है ना। तो हालांकि तीनों में से कोई जो है उभयनिष्ठ हो सकता है, इसलिए ट्रांजिस्टर परिपथ के विन्यास 3 टाइप के होते हैं। एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सी विन्यास कहलाता है, या सीबी विन्यास, या सीसी विन्यास। ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। किसी ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। कौन कौन होता है, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। किसी परिपथ में निवेशी तथा निर्गत का संयोजन अभी हम लोग फिगर से समझेंगे। इस प्रकार से किया जाता है। ट्रांजिस्टर में एक साइड को हम लोग निवेशी कहते हैं और एक साइड को हम लोग निर्गत कहते हैं। जो बाएं साइड होता है निवेशी, जो दाएं साइड होता है उसे निर्गत कहा जाता है। निर्गत का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार किया जाता है ना। इस प्रकार किया जाता है कि इनमें से कोई एक जो होता है निवेशी तथा निर्गत के बीच, इनमें से कोई एक निवेशी तथा निर्गत के बीच उभयनिष्ठ हो। ठीक है ना। क्या हो, उभयनिष्ठ हो। इस प्रकार ट्रांजिस्टर को 3 विन्यासों में से किसी एक विन्यास में रखा जा सकता है ना। इस प्रकार
ट्रांजिस्टर को 3 विन्यासों में से किसी एक विन्यास में रखा जा सकता है। पहला क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इसी को हम लोग पढ़ना है, इसको हम लोग सीई कहते हैं। दूसरा है उभयनिष्ठ आधार, इसको हम सीबी कहते हैं। और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक, जिसको हम लोग सीसी कहते हैं। ठीक है ना? तो हमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ना है। तो हमारी हेडिंग रहेगी उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है ना? तो किसी भी ट्रांजिस्टर के विन्यास के लिए 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, क्योंकि 2 पोर्शन होता है। एक बाएं साइड होता है इनपुट, जिसको हम लोग निवेशी कहते हैं, और एक दाएं साइड होता है उसको आउटपुट यानी निर्गत। यानी कोई चीज़ हम ट्रांजिस्टर में एक इनपुट में देते हैं ना, हमें आउटपुट में क्या मिलता है ना? तो 2 साइड होती है, इसीलिए जो कैरेक्टरिस्टिक भी होती है वो 2 तरह की होगी, एक निवेशी होगी, एक निर्गत होगी। तो हम लिखेंगे कि किसी भी ट्रांजिस्टर विन्यास के लिए, किसी भी ट्रांजिस्टर विन्यास के लिए 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। 2 प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं, जिसमें पहला हमारा है निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक, मतलब कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम लोग कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है? तो इस बात को नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको मिटा करके हम लोग थोड़ा इसको फिगर बनाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र किसको कहा जाता है। ठीक है? यहाँ पर क्या है कि 3 तरह कॉन्फ़िगरेशन होता है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक, यहाँ पे सॉरी ये उत्सर्जक होना चाहिए, यानी कि एमीटर को, यानी कि उत्सर्जक को हम लोग आधार और संग्राहक के बीच में रखते हैं। ठीक है ना? उभयनिष्ठ आधार में क्या होता है कि उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में आधार रखते हैं। उभयनिष्ठ संग्राहक का मतलब होता है कि बेस और इमीटर के बीच में कलेक्टर रखते हैं। ठीक है? ठीक, तो हमने यहाँ पे मिटा दिया, फिर से लिख देते हैं। इसको कहते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखिए, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र को बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि जो सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का वो इस तरह से है, आप सीधा भी बना सकते हैं। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमको पढ़ना है कॉन्फ़िगर, पीएनपी नहीं। किस में पढ़ना है? एनपीएन ट्रांजिस्टर में। यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर में पढ़ना है।
तो ये एक NPN ट्रांजिस्टर है, ये एक तरह से N है, ये P है और ये N है। और इसका जो करंट होती है NPN में वो P से N यानी बेस से उत्सर्जक की तरफ बहती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तीर जो है करंट की डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आधार, इसे वेनिस्ट कर दिया गया, एक कलेक्टर है और ये क्या है, बेस। तो यहाँ पे इसको वेनिस्ट कर दिया गया है, किसके बीच, आधार और कलेक्टर के बीच, ये क्या है, वेनिस्ट, ठीक है ना। किसी किसी सर्किट में इसे ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है, उसका मतलब होता है कि इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो, 0 हो इसका, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को निवेशिक कहा जाता है, और सी ई के बीच का इधर वाला पोर्शन जो होता है उसे हम लोग निर्गत पोर्शन, निर्गत परिपथ कहते हैं, आउटपुट और ये इनपुट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें क्या है कि इसे जब हम लोग एक्टिव स्टेट में रखते हैं, सक्रिय अवस्था में ट्रांजिस्टर को रखते हैं, तो इनपुट जो होता है वो अग्रवायसित होता है और आउटपुट जो होता है वो पश्चवायसित होता है, यानी कि ये अग्र अभिनत होता है और ये पश्च अभिनत होता है। तो इनको एक्टिव करने के लिए एक बायसिंग बैटरी लगाई जाती है, ठीक है ना, बायसिंग बैटरी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, VVB, मतलब ये B के ऊपर जो चीज़ कॉमन होती है उसका उसमें नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बायसिंग बैटरी लगेगी, अभी हम लोग बताएंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी एक बायसिंग बैटरी लगेगी, ठीक, जिसको हम लोग ये इसे कहते हैं VVB, नोटेशन है, और इसे कहते हैं VCC। अब देखिए ये होता है पश्च अभिनत, ये होता अग्र अभिनत। तो अग्र अभिनत करने के लिए क्या है कि P पॉजिटिव से रहेगा और N जो है नेगेटिव से जुड़ेगा बैटरी से। तो देखो P क्या है, बैटरी के पॉजिटिव से हो जाएगा, और इधर N क्या है, बैटरी के नेगेटिव से, ये प्लस माइनस, ठीक। और इसमें आप एक रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं, जिसको हम लोग RB नाम दे देते हैं। और उसी तरह से ये उत्क्रम अभिनत होना चाहिए। तो उत्क्रम अभिनत का मतलब होता है कि उल्टा कनेक्शन, यानी N को पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हमें मिलना चाहिए था बेस कलेक्टर, यहाँ मिल गया इमीटर कलेक्टर। तो आप ये पकड़ के चलिए कि कौन हमें इधर उत्क्रम के लिए कौन को पॉजिटिव रखना है, N को पॉजिटिव रखना है तो दूसरे वाले को नेगेटिव रखना है। तो चीज़ है एक के इसको क्या रख देना है, पॉजिटिव। थोड़ा सा ये बैटरी जो उत्क्रम अभिनत वाली होती है ज़्यादा वोल्ट की होती है, ठीक है ना। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि ये वाला हमको उत्क्रम रखना है, तो N को पॉजिटिव से, बाकी जो बचता है नीचे उसको नेगेटिव से रख देंगे। तो देख रहे हैं इन दोनों का पॉजिटिव सिरा ऊपर है, नेगेटिव सिरा नीचे है। अब देखिए बेस करंट जो है वो इसमें जो बहती है वो अंदर जाती है, आपने NPN में देखा है, तो इसको हम लोग IB कहते हैं। यहाँ से जो है IE निकलती है और यहाँ करके बढ़ जाती है, कुछ इधर कुछ इधर, ठीक है ना। और इसमें जो करंट बहती है वो कौन सी बहती है, IC, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इसको कहेंगे RC, ठीक है ना। तो IC और IB अंदर आती है, IE क्या होती है, बाहर जाती है, ठीक है। देखिए ये तो बायसिंग बैटरी होती है, और एक इंटरनल बैटरी ये होती है कि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए ही हम लोग एक बैटरी लगाते हैं, जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें नापता है कि है कि। अगर मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अगर नहीं लगाते हैं तब तो इसके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो यही होगा।
उसी तरह से इधर अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो इनके और इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा वो यही होगा। लेकिन इसके और इसके वजह से जो बैटरी हम लगाते हैं, इस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो जाता है, इसके वजह से कुछ यहाँ हो जाता है। अब इनके बीच का पोटेंशियल कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस ड्रॉप के बराबर ये कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, करंट को नापने के लिए श्रेणी क्रम में एक एमीटर लगा सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ आई भी कम होती है तो माइक्रो एमीटर लगा सकते हैं। ठीक है। और इनका वोल्टेज इनके बीच का नापने के लिए आप यहाँ पर या यहाँ पे कहीं भी लगा दें, जैसे आप यहीं पे लगा दे रहे हैं तो ये बोला जाएगा B से किधर जा रहे हैं, C। जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा BCB। ठीक है। उसी तरह से इनके बीच का पोटेंशियल नापने के लिए एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे BCE। सॉरी ये गलत हो गया, ये होना चाहिए BE। ठीक है ना। या आप कहेंगे फिगर में देखेंगे ऐसे सीधे लगा दिया, ऐसे सीधे लगा दिया। ठीक। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम होता है। तो इस वाले पोर्शन को, इधर वाला, इसे हम लोग निवेशी कहते हैं, और इधर वाला जो होता है इसको हम लोग निर्गत सर्किट कहते हैं। अब ये हो गया निवेशी इनपुट सर्किट है और ये है आउटपुट। क्योंकि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको इधर पे मिलता है, तो इसलिए ये आउटपुट कहलाता है, ये इनपुट कहलाता है। ये निवेशी पोर्शन है और ये निर्गत पोर्शन। ये इनके बीच है ना, बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप डिफरेंस है, और ये कलेक्टर एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है ना। तो ये बैटरी है जिसको हम लोग एक तरह से इंटरनल बैटरी कहते हैं, या ये वोल्ट मीटर है जो हमको करंट या वोल्ट मीटर नाप कर देगा। यानी ये तो वोल्ट मीटर नापेगा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और ये इनके बीच का नापेगा। और इस करंट को नापने के लिए यहाँ पर आप एक एमीटर लगा सकते हैं, जो कि ये करंट ज़्यादा भी मिली एम्पियर का हो सकता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र होता है वो हम लोग इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इनपुट करंट जो होती है यानी आधार धारा, इनके बीच जो ग्राफ खींचते हैं यानी जो वक्र ड्रा करते हैं उसे हम लोग निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। ठीक है ना। उस वक्त हमें ये वाले जो पोटेंशियल है इसे क्या करना होगा, कांस्टेंट रखना होगा। तो VCE पोटेंशियल यानी जो आउटपुट का पोटेंशियल है उसे कांस्टेंट रखते हुए IB और VB के बीच जो ग्राफ खींचते हैं उसे हम लोग कहते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। और आउटपुट वक्र क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस करंट को कांस्टेंट रखते हुए IC और VCE में ग्राफ खींचते हैं। तो इसको कांस्टेंट रखते हुए IC IB में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, खींचते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक रियोस्टेट की व्यवस्था होती है, तो उसको ना लगा करके हम यहाँ पे एक तीर लगा देते हैं कि इसका मान बार बार हमको बदलना है और इसका मान भी हमको बार बार बदलना है। लेकिन जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे होते हैं तो ये वाली चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना है, इसको नहीं बदलना है। और जब हम ये पढ़ रहे होते हैं तो इसमें IB या इसको कांस्टेंट रखना है, ताकि इसका प्रभाव इस पर ना पड़े, हमको एक्चुअल इन दोनों की मीनिंग मिल जाए IC, क्योंकि इसके चेंज होने से IB चेंज होगा। तो IB का चेंज हो जाने की वजह से इनमें दो वैल्यू मिलेगी, IB की एक्चुअल नहीं मिलेगी। और इधर में क्या होगा कि जब IB को हम चेंज करेंगे तो उससे IC बदल सकता है, तो इसीलिए IB को कांस्टेंट रख के इन दोनों में एक्चुअल रिलेशन क्या है वो पता चलता है।
तो इसीलिए जब एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे होते हैं तो दूसरी वाली को कांस्टेंट रखते हैं, और दूसरी पढ़ रहे होते हैं तो पहली वाली को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए पहले निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र क्या है, तो ये देखिए हमारा एक ग्राफ है, सॉरी ये सर्किट डायग्राम इस तरह होता है जिसमें आधार को हमने क्या कर दिया है, उभयनिष्ठ कर दिया है। और जाहिर सी बात है एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट हमेशा आधार से उत्सर्जक की ओर फ्लो करती है, तो इसलिए तीर का निशान हमेशा इसमें नीचे की ओर होगा। ठीक है। अभिलाक्षणिक वक्र में क्या है कि नियत VCE वोल्टता पर, यहाँ लिखेंगे नियत VCE वोल्टता पर, कहने का मतलब इसको फिक्स कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस, जैसे कि ये कहने का मतलब रिहास्टेड यहाँ लगा होता है, उसके रेजिस्टेंस बदलते रहेंगे तो ये बदल जाए। नियत VCE वोल्टता पर IB और VBE के बीच, मतलब IB क्या है, आधार धारा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार धारा, और BBE है ना, BBE मतलब हुई है निवेशी वोल्टता, निवेशी धारा कह सकते हैं या निवेशी वोल्टता BE के बीच। तो नियत VCE वोल्टता पे IB और V के बीच खींचा गया वक्र के बीच खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि इसके बीच में जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हमको कांस्टेंट रखना है। तो जब इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू बार बार बदल करके, इसकी वैल्यू बदल करके हम IB नोट करते हैं, यानी इसको हमने एक पर फिक्स कर दिया और इसको बदल करके इसको नोट कर लिया, कई रीडिंग ले ली और इसको चेंज नहीं होने दिया। हालांकि इन दोनों के बदलने से, IB के बदलने से ये चेंज होता रहता है, ऐसी करंट चेंज होती रहती है, तो इसकी वजह से इसके बदलने से इस पर भी प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसकी रीडिंग लेते वक्त इसको कांस्टेंट रखते हैं, बदल ना पाए। अगर बदल भी जाता है तो फिर उसको हम लोग सेट कर देते हैं कि ताकि जो पहली पोजीशन पे इसको रखा गया वैल्यू पे वो उसी पे आ जाए। फिर हम कई ठो इसमें रीडिंग लेते हैं, इसको बदल बदल करके IB का मान चेंज कर, VB का मान चेंज करके, मतलब यही इसमें रीडिंग लेते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हमें ग्राफ जो मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है। इधर हम लोग लिया ये, और इधर IB लिया माइक्रो एम्पियर में, ठीक है ना, और इधर वो 0.2 हो गया, 0.4, ये सॉरी ये हो गया 0.6, इसी तरह से 0.8 आगे आएगा। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या ग्राफ मिलता है कि हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है, इस तरह का। और यहाँ हमने मान लिया कि ये जो VCE किस पे फिक्स कर दिया है, 1 वोल्ट या 5 वोल्ट इसी पे रख दिया है। ठीक है ना। चलिए 1 वोल्ट, या आपके टेक्स्ट बुक की जो रीडिंग है वो मान लीजिए 1 वोल्ट है, चलिए 1 वोल्ट पे रख दिया, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ रीडिंग आते हैं। हमने क्या किया कि 1 वोल्ट पे इसको फिक्स कर दिया, अब इसके मान को चेंज करते हैं। तो अब ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब वोल्ट 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.5, 0.6, 0.3 वोल्ट पे था इसका वैल्यू, तो करंट लगभग 0 थी, IB में कोई करंट नहीं थी। जैसे ही 0.6 के ऊपर गया, यानी कि 0.6 और 7 के बीच गया एक तरह से, है ना, यानी कि ये चीज यहाँ पे लिख लो, यानी 7 होता है अगर हम सिलिकॉन की बात करें, 0.7 है यहाँ पे। जैसा ही निवेशी वोल्टता जो है वो 0.7 वोल्ट पर गई
करंट का मान धीरे धीरे अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिलिकॉन के लिए अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन से बना हुआ है, जो पीएन संधि डायोड है, तो उसके लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। तो जब तक ये हमारा पोटेंशियल 0.7 के नीचे रहता है तब तक वो कोई करंट उससे नहीं बहती। क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कब होता है, जैसे कि आप पीएन संधि डायोड में पढ़े हुए हैं, अगर ये पी हो और एन हो तो जाहिर सी बात है कि ये बैरियर पोटेंशियल होता है, एक अवक्षय परत बन जाती है, ठीक है ना। इसमें जो मेजॉरिटी होल, इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जाके कुल होल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की वजह से यहाँ नेगेटिव परत बन जाती है और यहाँ से चले जाने के कारण पॉजिटिव परत बनती है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसकी वजह से इसके बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर या नी वोल्टेज कहते हैं, जो सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। और ये यहाँ के होल को न इधर जाने देता, न यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर जाने देता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको बायसिंग देते हैं, यानी बैटरी से बैटरी लगाते हैं, तो क्या होता है कि 0.7 वोल्ट तक तो इसे इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा नहीं पाते, क्योंकि ये इसको जब ओवरकम कर लेता है, ये पोटेंशियल जब इसके से ज़्यादा होता है, तब जो है ये इंटरनल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन इधर होल इधर जाना शुरू करते हैं और डिप्लीशन लेयर धीरे 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 क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि 0.7 तक ये पतला होता है, ठीक है ना। और जैसे 0.7 वोल्ट आया, उसके बाद तुरंत संधि से होकर इलेक्ट्रॉन या होलों का क्या होने लगता है, डिफ्यूजन होने लगता है, मतलब वो विसरित होने लगते हैं। अचानक से करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। इसीलिए ऐसे आते ही क्या होता है, करंट अचानक रैखिक रूप से क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम बिल्कुल वही है, जैसे कि आप इधर भी देखा जाए तो, या इधर भी अगर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं एनपीएन या पीएनपी, हालांकि ये बदल जाएगा एनपीएन, तो देखिए एक संधि डायोड ये है और एक संधि डायोड ये। तो ये जो एनपीएन या पीएन है, इसको निवेशी कहते हैं, और जो पीएन इधर वाला है जिसको आउटपुट कहते हैं, यानी निर्गत परिपथ कहते हैं। तो हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं वो निर्गत के लिए, निवेशी के लिए पढ़ रहे हैं। तो आपने पीएन संधि डायोड में ही देखा था कि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, तो उसमें इसी तरह का ग्राफ आता है ना। बैरियर पोटेंशियल जो होता है, इस अग्र अभिनत का वोल्टेज और उसके वजह से जो करंट होती है, अग्रधारा और अग्र वोल्टेज में ग्राफ हमने खींचा था, तो बिल्कुल इसी तरह से आया था, ठीक है ना। तो हमें ये जो बैरियर पोटेंशियल तक हमें करंट नहीं मिलती, जैसे ही ये टूटता है वैसे ही फ्लो इधर होना शुरू हो जाता है। इधर इलेक्ट्रॉन है तो इधर और होल है तो इधर, ठीक है ना। तो हमें अचानक करंट्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी बात का इंतजार करते हैं, जैसे ही अग्र पोटेंशियल यानी ये इसको क्रॉस करता है, वैसे ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो डिफ्लेशन लेयर होती चौड़ाई ये घट जाती, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। अब देखिए एक बात और है कि अगर हमें इस पे दूसरा ग्राफ खींचना हो, है ना, मान लीजिए कि वो VC बराबर कितना हो जाए, 10 वोल्ट पे, तो हमें क्या मिलता है कि एक दूसरा ग्राफ जो है ये कुछ इसी तरह का मिलता है। यानी कि सब एक जैसे होते हैं, बशर्ते ये वाला पोर्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है ना। 0.7 वोल्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो रिवर्स पोटेंशियल यानी इसको बढ़ा देने से होता क्या है, एक अर्ली इफेक्ट होता है, या आप उस भाषा में समझिए कि जब से
निवेशी पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि आईबी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। उस वक्त आईसी का मान बढ़ जाता है ना। आईबी का मान घट जाता है, यानी फिर से ये कम हो जाती है। अब फिर से आईबी को लाने के लिए इसे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा आगे ये वोल्टेज ज्यादा देना पड़ता है, तब जाकर के करंट बहती है। क्योंकि रिवर्स पोटेंशियल पर डिप्लीशन लेयर जो होती है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, आईबी का मान घट जाता है, तो फिर से हम क्या होता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। फिर से करंट पाने के लिए आईबी हमको थोड़ा सा अधिक पोटेंशियल देना पड़ता है 0.7 से, अब फिर जाकर के उसी तरह का बिहेवियर होता है। तो आईबी घट कैसे जाते हैं, यानी आप आईबी की बात छोड़ें तो रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ा देने से चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका मतलब विभव प्राचीर जो विभव बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि वो 0.7 से कुछ बढ़ करके 0.8 या 9 हो जाता है। अब हमको आईबी बढ़ाने के लिए, यानी करंट बढ़ाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाकर के ये बहेगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही इसको ज़्यादा करेंगे बैरियर पोटेंशियल की चौड़ाई बढ़ गई, यानी फ्लो इलेक्ट्रॉन का होना बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो अब इसको फिर चालू करने के लिए इसे बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर उसी तरह का ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह जितने भी ग्राफ है, इसको अगर हम 15 वोल्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा बढ़ के ऐसे आएगा। तो अब क्यों इसके बढ़ाने पे ये घट जाती है, इसी को हम लोग अर्ली इफेक्ट कहते हैं। तो अर्ली इफेक्ट क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ठीक। ये जो होता है एन है और ये पी है और ये एन है। अब इसमें जब कोई बायसिंग नहीं होती एक तरह से, तो ये उसकी चौड़ाई है, विड्थ भी इतना है, इसको हम लोग WB कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो होता है लाइटली डोप्ड होता है, ये मीडियम डोपिंग होती है, इसमें हाईली डोपिंग होती है। तो जिन दोनों के बीच हाईली डोपिंग होती है तो इनके बीच का जो वो होता है, कहने का मतलब होता है कि विड्थ जो होती है वो कम होती है। और ये लाइटली डोप्ड होता है तो इसकी डिफिनेशन, यानी कि अगर हाईली डोप्ड आपने पढ़ा था जेनर ब्रेक डाउन में कि पीएन संधि डायोड में पी और एन में हाईली डोपिंग होती है, इसलिए उनका संधि की चौड़ाई घट जाती है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। तो ये दोनों लगभग लाइटली डोप्ड होते हैं, तो जो डिप्लीशन लेयर होती है इसमें कुछ ज़्यादा होती है, और ये और कम डोपिंग होती है, तो इसलिए ज़्यादा पेनेट्रेट कर जाता है यहाँ तक, ठीक है ना। और चूंकि ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, ये दोनों फॉरवर्ड बायस में होता है, ये दोनों क्या होते हैं, रिवर्स बायसिंग में, यानी कि इनसे जो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है वो BE है, और इनसे जो जुड़ा हुआ है एक तरह से इनके बीच जो जुड़ा हुआ है, इनके बीच वो BCE जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो डिप्लीशन रीजन, ये जो होता है लेयर जो होती है, इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये तो होता फॉरवर्ड बायस में, तो इनके बीच की जो ये होती है ये तो गायब हो जाती है, बहुत कम होती है। लेकिन रिवर्स बायस बढ़ाने से क्या होता है कि इधर हाईली डोप, मतलब हल्का डोपिंग होता है इधर ज़्यादा, तो डिप्लीशन चौड़ाई उधर बढ़ती है जिधर से हल्का डोपिंग होता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा और बढ़ जाती है इधर, ठीक है ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा करके इधर से ज़्यादा होल को क्या करते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं, तो माइनस पोर्शन इधर ज़्यादा हो जाता है, यानी ज़्यादा पेनेट्रेट कर जाती है डिप्लीशन लेयर P वाले क्षेत्र में, और इधर इतना रहती है मान लो, तो P वाले क्षेत्र में ज़्यादा जाती है। तो ये वाली जो संधि है, ये वाली, यानी N और P के बीच, ये क्या होती है, नैरो हो जाती है। नैरो मतलब पतली हो जाती है।
तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो इधर चली गई, इधर, इसको हम मान लेते हैं W, ठीक है ना। पूरी यहां से यहां तक चौड़ाई जो थी डिप्लीशन लेयर की, मतलब है कि P की जो चौड़ाई थी, P की आधार की एक तरह से, वो मान लीजिए WB थी। तो WB किसके किस, और ये जो पोर्शन है जो छोटा हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं W इफेक्टिव। अब W इफेक्टिव और ये W दोनों मिलकर के WB होता है, ठीक। कहने का मतलब जब हम इसको बढ़ाते नहीं हैं तो ये जो है इतने पर रहता है, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, और ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, तो चूंकि ये इसकी डिप्लीशन लेयर एकदम गायब होती है। अब जैसे इसको हमने बढ़ा दिया तो जो डिप्लीशन लेयर हो जाती है चौड़ी, तो चौड़ी का मतलब होता है जो हल्की डोपिंग होती है उधर पेनेट्रेट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा यहाँ से बढ़ के यहाँ हो गई। अब पूरा जो था P जो था यहाँ से यहाँ तक, कुछ इधर भी आ गए प्लस इधर आ गए, तो जो चौड़ाई थी आधार की वो WB थी, और ये तना जो है वो W और आगे चली गई। तो इफेक्टिव कितना बचा? इफेक्टिव का मतलब होता है कि W इफेक्टिव जो बचा वो WB में से अगर हम W घटा देंगे तो ये बचा, यानी ये जो पोर्शन हमने इस तरह से किया हुआ है। कहने का मतलब है कि जो P का क्षेत्र था, P वाला क्षेत्र, वो सकरा पतला हो गया। पतला होने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ के जो N के इलेक्ट्रॉन हैं, जो N के मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, वो अब उसको बिना कॉम्बिनेशन हुए, बिना रिकॉम्बिनेशन हुए ही क्रॉस कर जाएंगे। यानी यहाँ से चलने वाले इलेक्ट्रॉन इसको और पतला होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके कहाँ चले जाएंगे? N में। यहाँ होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होगा नहीं, तो होगा नहीं तो क्या होगा? IB का मान घट जाएगा, IB का मान घट जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि W इफेक्टिव जो होता है, इसी को हम लोग अर्ली इफेक्ट कहते हैं। अगर इसका मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो WB का मान घट जाएगा, और WB का मान घट जाएगा, है ना, ये इफेक्टिव घट जा रहा है ना, W जो इफेक्टिव है ये घटा। कब घटा? जब WB बढ़ा, सॉरी W यानी विड्थ जो चौड़ाई थी इतनी, यानी कि जब BCE का मान बढ़ाते हैं तो ये पेनिट्रेशन ज़्यादा किधर हो जाता है? इस क्षेत्र में। तो इसका मतलब है कि W बढ़ गया। वे इफेक्टिव घटा कब? जब W बढ़ गया, ठीक है ना। W बढ़ गया तो इसका मतलब ये जिसमें होल पाए जाते थे ये बहुत पतला हो गया, बहुत पतला हो गया। तो होल यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है बिना रिकॉम्बिनेशन किए हुए सब क्या हो जाएंगे? क्रॉस कर जाएंगे। इसीलिए आपका जो IB होता है वो घट जाता है। कब? जब हमने BCE को बढ़ा दिया, ठीक। अब देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ रिकॉम्बिनेशन ना करके कलेक्टर में आते हैं तो एक चीज़ और बढ़ जाती है, IC। क्या हो जाती है? IC बढ़ जाती है। इसी को अर्ली इफेक्ट कहा जाता है। कहने का मतलब होता है कि BCE का मान जितना अधिक करते जाएंगे ये चौड़ी होती जाएगी, तो इधर कम चौड़ी होगी क्योंकि ये हाईली डॉप्ड है, इधर ज़्यादा चौड़ी होगी क्योंकि लाइटली डॉप्ड है। तो देखिए इधर हमने दो माइनस माइनस का लेयर बनाया, यानी ये खिसकती जाएगी, और ये जो गैप होगा, क्योंकि इनके बीच में तो कोई जो ये जो क्षेत्र है इनके बीच में कोई होल और इलेक्ट्रॉन तो पाए नहीं जाएंगे, जो ये है इसी में पाए जाएंगे। तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ता जाएगा ये सकरा होता जाएगा ना, जब सकरा होता जाएगा तो इसमें जो होल होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन की संभावना होगी वो बिना किए हुए इधर क्रॉस कर जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले आए, तो इसलिए IB में रिकॉम्बिनेशन हुआ नहीं, तो इसलिए IB करंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब कलेक्टर में आएंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि एमीटर करंट भी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इसे कहते हैं अर्ली इफेक्ट। इसका मतलब BCE को घटने से IB का मान घट जाता है, ठीक है ना। फिर से हमको ग्राफ लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ता है, BE का मान बढ़ाएंगे तब
थोड़ा सा और आगे आएंगे तब जा करके करंट वो बढ़ेगी, है ना। यानी IV का मान हमको बढ़ाना है तो किसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको, यानी है कि अग्रगण्य वाले पोटेंशियल को हमको बढ़ाना होगा। अब कहने का मतलब वही है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है इसके बढ़ने से बढ़ जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें फिर से इसको लगाना पड़ता है, तभी ग्राफ में थोड़ा सा आगे हटके तब इस तरह से। फिर ये बैरियर पोटेंशियल पे जैसे ही काबू पाता है, अचानक से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है रिकम्बिनेशन होने लगता है एक तरह से, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने लगता है यहाँ पे। कहने का मतलब होता है कि ये जो चौड़ाई होती है ना, ये जो इधर घिसकी है, VE के ज़्यादा करने से कम होने लगती है, थोड़ा सा ये जो गैप है V इफेक्टिव, ये बड़ा होने लगता है। जब बड़ा होने लगता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब जाकर के आसानी से यहाँ रिकम्बिनेशन कर सकता है और IB का मान बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड पोटेंशियल क्या विड्थ को कम करता है और रिवर्स पोटेंशियल क्या है, चौड़ाई को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से करंट का मान घट जाता है, IB का मान, तो उसे फिर से बढ़ाने के लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए ग्राफ में अगर हम यहाँ पे एक ठो और ले लें कि VC जो है 15 पे रहेगा, तो एक ऐसे ग्राफ और आएगा थोड़ा उसी तरह से रहेगा, लेकिन ये यहाँ से आएगा। ठीक है ना। तो ये मेन रीजन है। चलिए अब इसको मिटा दिया जाए। अब हमको पढ़ना है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। दूसरा पॉइंट है निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। तो जो निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र है वो निवेशी जो धारा होती है, निवेशी आधार धारा जो होती है ना, IB, तो जो इसको लिखेंगे कि नियत IB पर इसमें क्या होगा, अब इसको या इसको कांस्टेंट रख करके इन दोनों के बीच ग्राफ खींचेंगे, यानी इनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। तो नियत IB पर, IB या BEB कह सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, पर IC और VCE के बीच खींचा गया वक्र निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। ठीक है ना, निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब हमने क्या किया कि इसमें से इन दोनों को फिक्स कर दिया। ठीक है। तो अगर हम अब इनको वेरी कर करके अब करंट की माप हमने किया, तो एक टेबल बना करके हमने जब इनके बीच ग्राफ खींचा तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। इधर हमने VCE लगा दिया, ठीक है ना, और इधर हमको IC है, यानी कि ये मिली एम्पियर में रहेगा, और IB को भी माइक्रो में ही रख सकते हैं, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, या आप उसको मिली में रखेंगे तो 0.2 मिली एम्पियर, है ना। तो हमने ग्राफ देखा कि IB जो है 10 माइक्रो एम्पियर ले लेते हैं, तो ग्राफ जो हमको मिला वो कुछ इस तरह का मिला। यहाँ IB मान लेते हैं 10 माइक्रो एम्पियर। फिर हम IB का मान जब बढ़ाते हैं तो ग्राफ जो हमको कुछ इस तरह का मिला। IB जो हमने 20 माइक्रो एम्पियर किया, कुछ इस तरह से मान।
ठीक है ना। या जब हम इसको 30 माइक्रो एम्पीयर किया तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिला, 40 माइक्रो एम्पीयर में कुछ इस तरह का ग्राफ मिला। ठीक, तो ये अपनी रीडिंग है टेक्स्ट बुक की। अब देखिए ऐसा ग्राफ कैसे है। अब इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि पहले करंट जो है लीनियरली मतलब रैखिक रूप से इसके बढ़ने पर ये बढ़ती है और फिर जाके कांस्टेंट हो जाती है एक आईबी के फिक्स वैल्यू पर। फिर हम जैसे आईबी को बढ़ाते हैं ये फिर थोड़ा लीनियरली बढ़ती है, फिर जाके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या होता है कि अभी हमने देखा था कि VCE बढ़ाने पे IC का मान बढ़ता है, लेकिन जाकर के फिर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। उस वक्त जो है IB का मान हम लोग फिक्स रखते हैं। अभी अर्ली इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि इसके मान को बढ़ाने से ये बढ़ता है लेकिन ये घटता है। हम क्या करेंगे कि इसको हम फिक्स कर देंगे किसी वैल्यू पर 10 माइक्रो एम्पियर पे, उसको कम बेसी नहीं होने देंगे और फिर इसके बिहेवियर को देखेंगे। वो बढ़ या घट रहा होता है तो उसको हम क्या करेंगे कि इसको कांस्टेंट बना लेंगे। हालांकि इसके घटने बढ़ने से उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए फिर वापस हम उसको उसी पे लाते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट रखते हैं, इसको बढ़ने नहीं देखते। फिर इसकी रीडिंग लेकर देखते हैं तो हमें इस तरह का कुछ ग्राफ मिलता है। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक चीज और इसमें है, यहाँ पर एक चीज है कि कुछ उल्टी चीज हमको देखने को मिल रही है कि जैसे IB को 10 से 20 माइक्रो एम्पियर या 40 माइक्रो या 30 करते हैं तो IB भी मान उस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है ना। यानी कि जब तक हम IB को नहीं बढ़ाते हैं तब तक VCE बढ़ाने से करंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कांस्टेंट क्यों हो जाती है। कांस्टेंट ये हो जाती है कि जैसे ये NPN ट्रांजिस्टर है मान लो, और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करना है, इधर कलेक्टर करंट की वजह से। अब जाहिर से बात है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। अब VCE पोटेंशियल हमने बढ़ाया तो धीरे धीरे ये करंट का मान बढ़ा, इस वाली करंट का मान धीरे धीरे बढ़ा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना यहाँ फ्लो करेंगे उतना ही। अब VCE का एक ऐसा मान आएगा कि इतना यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब एक साथ क्रॉस कर जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या था कि जैसे इसका मान हम बढ़ाते हैं तो मान लीजिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन 100 होंगे या 150 होंगे, मान लीजिए 50 है। तो जैसे जैसे हमने VCE का मान बढ़ाया तो क्या हुआ कि पहले 10 गए, 15 गए, करंट में बढ़ रहा है, फिर 20 गए, 30 गए, ऐसे जा रहे हैं, 40 गए, 45 गए, 50। तो एक VCE की वैल्यू पे क्या होगा कि 50 के 50 एक साथ चले जाएंगे। यानी हर बार वही आएंगे 50 चले जाएंगे, आएंगे 50 चले जाएंगे, आएंगे 50, यानी करंट अब बढ़ नहीं रही है। अगर वही 55 होता, 60 इलेक्ट्रॉन आते जाते तो फिर करंट बढ़ती। ठीक है ना। तो होता क्या है यहाँ पर, अब क्या है तो यहीं पे जाकर के करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। शुरू में लिनियरली इन दोनों के प्रोपोर्शनल होती है, जो ओम के नियम का फॉलो करती है, लेकिन अचानक ये जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, IB को बढ़ा देना है। IB बढ़ाने का मतलब है कि ये वाला पोटेंशियल आप बढ़ा दीजिए। तो ये वाला पोटेंशियल बढ़ाने से देखें यहाँ पर एक रिएक्शन क्या होता है कि एक फार्मूला प्रूफ किया गया है, IC बराबर वो बीटा IB। हालांकि ये भी होता है बीटा प्लस 1 ICEO। तो ये जो है लीकेज करंट होती है जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण बढ़ती है, और ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट होता है, तो इसे हमें ध्यान नहीं देना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि IC बराबर IB, ये रिलेशन प्रूफ किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग IB को बढ़ाते हैं तो उसके अनुरूप जो है IC का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगर IB को बढ़ाएंगे तो उसके अनुरूप IC का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
यानी कि IC डिपेंड कर रही है IB पर। IB का मान बढ़ने से क्या हो जा रहा है, IC का मान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। लेकिन अभी हमने अर्ली इफेक्ट देखा था कि जैसे VCE की वैल्यू बढ़ाते हैं तो IB का मान घट जाता था, तो वहां पे हम ये बढ़ा रहे थे, ठीक है ना, वहां पे हम ये बढ़ा रहे थे तो IB का मान घट जा रहा था और IC का मान बढ़ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें इससे नहीं बढ़ाना है, हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल तो वही रखेंगे, IB को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे IB को बढ़ा रहे हैं तो इस हिसाब से ये बढ़ जा रहा है और इसे हम फिक्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब उसके अनुरूप ये करंट बढ़ जा रहा है। तो होता क्या है कि IB बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जो तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला प्रूफ किया गया है। हालांकि आप लोगों के सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक संक्षिप्त जो है सिलेबस है इसका, तो हायर लेवल की बुक में ये प्रूफ किया गया IC, जबकि ये जो चीज़ है ये 100% ट्रू नहीं है किसी किसी कंडीशन में कि IC बराबर बीटा IB बीटा 1 प्लस IC, ये लीकेज करंट बोला जाता है, जो रिवर्स बायस के कारण रिवर्स इसके वजह से एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ये करंट बहती है। तो ये तो फिक्स होती है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फिक्स होते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये बढ़ती नहीं है। IB के बढ़ाने से IC बढ़ जाती है। IB डिपेंड IC, इस फार्मूले से देखा जाए तो IC किस पे डिपेंड करती है, IB पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम IB को बढ़ाते हैं वो भी करंट बढ़ जाती है, फिर ये तो वोल्टेज हमारा लगा ये हुआ और फिर सैचुरेटेड हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, सैचुरेटेड। मतलब एक क्षण के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं N में और फिर वो इंक्रीज होने की वजह से करंट बढ़ के कुछ यहाँ तक आती, फिर क्या होता है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ क्रॉस कर जाते हैं। जैसे कहने का मतलब हमने IB बढ़ाया तो इसके वजह से IC बढ़ गया, मतलब अब इलेक्ट्रॉन जो N में थे, N में जो इलेक्ट्रॉन थे यानी N टाइप में 50 से 55 हो गए, तो 5 अचानक बढ़े कि नहीं, तो उसके वजह से ये करंट बढ़ गई। अब क्या हो गया कि 55 जो थे अब फिर से कांस्टेंट, मतलब एक बार 55 क्रॉस करते जा रहे हैं, 55 बने क्रॉस करते जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि N में क्या होता है कि आपका जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाते हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये है N और ये P और N, तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि जैसे ये वाला पोटेंशियल है जानते हैं प्लस है, ये वाला जानते हैं नेगेटिव है, नेगेटिव ये वाला जो हम बढ़ा देते हैं तो ये क्या करता है, ये ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स इधर करेगा, और ये पॉजिटिव ज़्यादा हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो बेस करंट बढ़ गई, ठीक है ना। हालांकि ये अभी डिप्लीशन लेयर इसकी फॉरवर्ड बायस की वजह से पतली है नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बायस लगा है तो ये थोड़ा सा जो इसकी गैपिंग है कम हो गई, तो यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन तो नहीं होता, इसलिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आते हैं। लेकिन IB बढ़ाने से मतलब कहने का मतलब IB बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, इसको हमने बढ़ा दिया तो होता क्या है कि सारे सारे इलेक्ट्रॉन कुछ जो है यहाँ से इधर क्रॉस चलने लगते हैं, क्योंकि उनको चलने के लिए 60 मार्क मिल जाता है, ठीक है ना। और इसको पोटेंशियल मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहाँ पे डोपिंग भी हाई होती है, यहाँ का जो डिप्लीशन लेयर भी कम है, पतली है, तो कुछ यहाँ पे कह सकते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। बॉन्ड टूटने का मतलब यह हुआ कि होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से इधर गए तो IB बढ़ गया, और कुछ जो है इसको बिना रिकम्बिनेशन हुए इधर चले गए, तो वही क्या हुआ, IB बढ़ने से क्या हो गया, IC भी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से भाग जाते हैं, है ना। तो यानी IB भी बढ़ गया, उसके साथ IC भी बढ़ गया। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये है कि IC प्रोपोर्शनल IB, इसके बढ़ने से ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है हायर क्लासों में, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये आप जाएंगे या पढ़ेंगे तो इसमें प्रूफ किया गया है, जबकि आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर की बात बताई गई है,
ठीक है ना। तो देखिए यहाँ आई बी बढ़ाने से थोड़ी सी करंट बढ़ गई, फिर आई बी बढ़ाने से थोड़ी बढ़ गई, फिर जाके कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वही, इलेक्ट्रॉन 55 हो गए तो फिर से 55, फिर 60 हो गए तो फिर से 60 जो हुए एक साथ क्रॉस कर रहे हैं, वही रिसाइकिल में हो रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है ना। तो धारा क्या होती है, जाके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारा निर्गत अवलाक्षणी वक्र। आपको ये चीज एग्जाम में नहीं लिखना, आपको सिंपली ये ग्राफ खींच देना, ये लिख देना बस, आपको और आगे कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि परीक्षा में आपको सिर्फ क्या है, ये फिगर बनाना है या नहीं बनाना है। फिर भी आपको क्या कांस्टेंट रखना, आई बी पर इन दोनों के बीच खींचा गया वक्र निर्गत अवलाक्षणी वक्र है, आप ये ग्राफ दिखा देंगे बस। उसी तरह इनपुट में इसको कांस्टेंट करके इसके बीच जो ग्राफ है उसको दिखा देंगे बस। ठीक है ना। ये तो हमने सबको चीजों को समझाने के लिए ये चीज हमने किया है। चलिए इसको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा इनमें इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जो हमने अभी इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है उसके बारे में, और आउटपुट रेजिस्टेंस। देखिए ग्राफ में जो है हम लोग ये देखें कि अब हेडिंग हमारी रहेगी निवेशी प्रतिरोध, है ना, निवेशी प्रतिरोध, जिसको आर आई कह सकते हैं। तो निवेशी प्रतिरोध जो होता है, चेंज किस में हो रहा है, V इस वाले पोटेंशियल में चेंज हो रहा है, तो आई बी में चेंज हो रहा है। तो इसमें चेंज बटे इसमें चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, निवेशी प्रतिरोध। ठीक है ना। इनपुट रेजिस्टेंस, इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि जो हमने ग्राफ देखा था यहाँ पे VE के और IB के बीच में तो कुछ इस तरह का ग्राफ था। तो इसका मतलब है कि स्लोप इसका कंटिन्यूअस बदल रहा है। स्लोप देखा जाए तो यहाँ ये एंगल है, यहाँ देखा जाए तो कुछ बढ़ गया, यहाँ देखा जाए ज़्यादा हो गया। स्लोप यानी वही tan थीटा जो होता है। तो ये वाली tan थीटा बराबर, जिसको हम कहते हैं लंब बटे आधार, तो ऊपर क्या है आपका IB होता है, करंट होता है। तो tan थीटा जो होता है 1/RI एक तरह से कह लीजिए ये होता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो झुकाव है वो देखिए, झुकाव जो होता है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक स्थिर पॉइंट पे नहीं। अगर इस तरह के ग्राफ होता तो झुकाव कांस्टेंट होता, तो ओहमिक रेजिस्टेंस उसको कहा जाता। और इसमें स्लोप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डायनेमिक होगा, मतलब गतिक प्रतिरोध कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गतिक प्रतिरोध। तो आप इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं गतिक प्रतिरोध। ठीक है ना। तो गतिक प्रतिरोध जो होता है क्या होता है, लिखेंगे निर्गत वोल्टता पर, है ना, अब तो स्थिर वोल्टता पे यहाँ पे लिखेंगे कि निर्गत वोल्टता VCE पर। ठीक है। निवेशी वोल्टता में परिवर्तन क्या लिखेंगे, निवेशी वोल्टता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा VBE, तथा निवेशी धारा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल्टा IB के अनुपात को निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, निवेशी प्रतिरोध कहते हैं। तो RI बराबर हो जाएगा डेल्टा VEBE और डेल्टा IB। यहाँ पे आप कांस्टेंट IC रख सकते हैं या VCE को आप क्या मान सकते हैं, नियत। मात्रक ओम होता है, जानते हैं मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है वो ओम होगा। ठीक। उसी तरह से निर्गत प्रतिरोध है हमारा, इसको हम लोग RO कह सकते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो ये नियत IB पर होगा, यहाँ पे लिखेंगे नियत
IB पर निर्गत वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VCE हो जाएगा, तथा निर्गत धारा जो होगी धारा IC में परिवर्तन डेल्टा IC के अनुपात को क्या कहेंगे? निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। निर्गत प्रतिरोध कहते हैं। तो डेल्टा ये होगा डेल्टा VCE बटे डेल्टा IC, और IB क्या है? नियत। इसका भी प्रतिरोध क्या होता है? ओम होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना? तो अब जो है आप एक चीज और इसमें देख लेते हैं जिसको हम अन्योन चालकता GM कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग सारे धारा लाभ पढ़ेंगे, अल्फा बीटा को आगे वाले टॉपिक में। कितने प्रकार के धारा लाभ होते हैं, शक्ति लाभ, विभवान, वोल्टेज लाभ, सब पढ़ेंगे जब हम ट्रांजिस्टर को एज एम्पलीफायर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक चीज और है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं अन्योन्य चालकता। इसको हम लोग GM ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग कहेंगे कि ट्रांस कंडक्टेंस जो होता है वो संग्राहक धारा और निवेशी वोल्टता में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होता है। तो लिखेंगे संग्राहक धारा तथा निवेशी वोल्टता में परिवर्तन का अनुपात अन्योन्य चालकता कहलाता है। अन्योन्य चालकता कहलाता। ठीक है ना? यानी इसको हम लोग GM कहते हैं। तो डेल्टा IC और डेल्टा VBE ये होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं GM को। आप क्या करिए कि डेल्टा IB से भाग दे दीजिए सब में, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, फिर डेल्टा IC डेल्टा IB को हम लोग बीटा कहते हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जिसको धारा लाभ कहते हैं। कब? जब एमीटर कॉमन हो। और ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था? ये RI था। इस तरह से GM जो ट्रांस कंडक्टेंस अन्योन्य चालकता है वो बीटा बटे RI होता है। ये भी रिलेशन होगा, यानी इसका जो प्रतिरोध प्रति ओम होगा, महो जिसको कहते हैं मात्रक प्रति ओम, या इसको ओम इनवर्स कह सकते हैं, है ना? महो, या इसको महो कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करी जाएगी जब हम लोग थोड़ा सा धारा लाभ के बारे में, वोल्टेज लाभ और शक्ति लाभ, अल्फा बीटा क्या होता है, कॉमन एमीटर जब बेस कॉमन होता है तो कोई यूजफुल नहीं होता है, और जब एमीटर को कॉमन कर दिया जाता है तो क्यों यूजफुल होता है, क्यों उसको प्रवर्धन के रूप में सक्रिय क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है एक्टिव मोड में, और इसे स्विच के रूप में या इसको दोलित ऑसिलेटर के रूप में कैसे यूज किया जाता है, तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर हम अभी समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।